बेटा सेकंड क्वेश्चन हमारा है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को लेके। अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे देखते हैं? इसमें बेटा पहला सवाल है, why do we find it useful to have two units for amount of substance, the kilogram and mole? हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए दो यूनिट्स हैं, एक है किलोग्राम और दूसरा है मोल। तो इसको समराइज करते हैं। जो यूनिट है किलोग्राम, बेटा ये मैक्रो लेवल पे यूज होता है और तब यूज होता है जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंसीडर नहीं करना चाहते। नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मतलब मुझे कंसर्न नहीं है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आइंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो हम किलोग्राम को यूज करेंगे। और जो यूनिट है मोल, ये माइक्रो लेवल पे यूज होता है, बड़े लेवल और छोटे लेवल पे। और ये तब यूज होता है व्हेन वी वांट टू कंसीडर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जानना मेरे लिए जरूरी होगा तो मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैस का यूनिट मोल यूज करूंगा। और जब मेरे लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जानना जरूरी ही नहीं है तो फिर मैं किलोग्राम को एज अ यूनिट यूज करूंगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप इस तरह से टैकल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे कहता है थ्री स्टूडेंट्स measured the length of rod with a scale on which minimum division is 1 मिलीमीटर। ये मेरी पहली इंफॉर्मेशन है कि उसके ऊपर जो मिनिमम डिवीजन है वो कितनी है, 1 मिलीमीटर। अच्छा, 1 मिलीमीटर का मतलब समझ लें बेटा, इसका मतलब होता है 1 × 10⁻³ मीटर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअली ये 1000 पे डिवाइड हो रहा है, हम इसको लिख सकते हैं 0.001 मीटर से। मीटर्स में इस चीज के इक्वल होगा। ये मिली की जगह क्या लिखा है मैंने, उसकी वैल्यू लिखी है 10⁻³ जब 10⁻³ लिखा तो इसका मतलब एक्चुअली ये था 1/10⁻³ विच इज इक्वल टू 1/1000। और 1/1000 का आंसर क्या आ जाता है, ये आ जाता है। पहली चीज तो ये समझे कि मेरे पास लीस्ट काउंट जो है, मिनिमम डिवीजन को लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब अगली बात, उसने कहा कि इनमें से कौन सी रिकॉर्डिंग ठीक है। सारे यूनिट्स हैं मीटर्स के अंदर, तो हमने चेक क्या करना होता है कौन सी रीडिंग ठीक है। पहला पैरामीटर होता है डीपीज को देखना। डीपीज मीन डेसिमल प्लेसेस। इसमें डेसिमल प्लेसेस हैं 1, 2 एंड 3, मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। ये इंस्ट्रूमेंट 3 डीपीज तक आंसर दे सकता है, उससे छोटा या बड़ा नहीं। तो 3 डीपीज वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन मौजूद है, ये वाला। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये वाली रीडिंग है जो क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गया ये भी। अगला सवाल देखें। वो ये कहता है कि वाई इज किलोग्राम नॉट ग्राम द बेस यूनिट ऑफ मैथ। मैथ्स के लिए हम बेस यूनिट ग्राम क्यों नहीं यूज करते, उसकी जगह किलोग्राम यूज करते हैं। अब इसकी रीजन क्या है बेटा, दो रीजन आप इसके लिए लिख सकते हो। पहली तो आप ये बता सकते हो, इसको हम बोलते हैं, अगर मैं प्रॉपर वर्ड यूज करूं तो हिस्टोरिक बैकग्राउंड। पहली रीजन है हिस्टोरिक बैकग्राउंड। हिस्टोरिक बैकग्राउंड को और आसान कर देता हूं, कन्वेंशन। कन्वेंशन बोलते हैं एक रवायत को, ठीक है।
तो बेटा जो किलोग्राम है ना, एक्चुअली इट इज अ कन्वेंशनल यूनिट। कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल। तो पहली रीजन तो आप ये लिखोगे कि हमारी कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल बैकग्राउंड या हिस्टोरिक बैकग्राउंड की वजह से हम किलोग्राम को क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। दूसरी रीजन है एक्यूरेसी। जब हम ग्राम को यूज करते हैं तो ग्राम को यूज करते हुए छोट स्मॉलर वैल्यू होने की वजह से एक्यूरेसी इसकी क्या होती है, लेस होती है एज कंपेयर टू किलोग्राम। यहाँ पे हमें कंपैरेटिवली ज्यादा एक्यूरेसी मिल जाती है। तो एक ये रीजन भी आप लिख सकते हो कि जब हम किलोग्राम को यूज करते हैं तो हमें एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है, दैट इज वाई हम किलोग्राम को प्रीफर करते हैं इंस्टेड ऑफ ग्राम। तो क्या है, सिंपली किलोग्राम को यूज करने में ईज है, इसका मतलब ये है आसानी है। ग्राम की निस्बत किलोग्राम का यूनिट यूज करना ज्यादा कन्वेंशनल है, और सॉरी कन्वीनियंट है, आसान है, ज्यादा एक्यूरेसी भी देगा, हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी है। क्योंकि ये जो किलोग्राम का यूनिट है, ये कन्वेंशनली अगर मैं बात करूं तो आप इसमें आंसर में लिखें तो नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये तकरीबन 1799 से यूज होता आ रहा है। और कहाँ पे यूज हुआ था ये, फ्रेंच मीट्रिक सिस्टम के अंदर। मीट्रिक यूनिट्स हमने पीछे पढ़े थे, डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो फ्रेंच मीट्रिक यूनिट्स के अंदर 1799 से यूज होता आ रहा है। और जो ग्राम का यूनिट था ये यूज होता आया, लेकिन इसकी जो बिगनिंग है वो 80th 18वीं सदी के अंदर ही जाके है। और ये यूज होता था इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर, ट्रेड लेवल के ऊपर। तो कन्वेंशन इसकी एक जब बैकग्राउंड एक ये भी है। तो दो रीजन हैं, ड्यू टू हिस्टोरिक बैकग्राउंड कन्वेंशनल यूनिट है किलोग्राम का, दैट इज वाई हम इसको यूज करते हैं। दूसरा, इसको यूज करना ज्यादा आसान है, कन्वीनियंट है, हमें ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है एज कम्पेयर टू ग्राम, तो हम इसको इस वजह से यूज करते हैं। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। वो कहता है कंसीडर द इक्वेशन पी इक्वल क्यू प्लस आर इफ क्यू एंड आर बोथ हैव द डायमेंशंस ऑफ एमएलटी, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ पी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ही सॉल्व कर लें। इक्वेशन है पी इक्वल क्यू प्लस आर। अब बेटा एक रूल हमने सीखा था, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, जब हमने डायमेंशंस का टॉपिक पढ़ा था। होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता था कि इक्वेशंस होमोजीनस होती हैं। मतलब ये था कि एक इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स यूज होंगी, ईच टर्म हैव सेम यूनिट्स, या डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। तो ओनली दोज quantities can be added which have same dimensions। ये फिजिक्स का रूल है। मैंने बताया आपको होमोजेनिटी प्रिंसिपल ही है, लेकिन वर्डिंग बदल दी कि मैं फिजिक्स में उन क्वांटिटीज को ऐड कर सकता हूँ जिनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्योंकि इक्वेशंस के लिए होमोजीनस होना जरूरी है। आप सिर्फ उन टर्म्स को आपस में ऐड या सेपरेट कर सकते हो जिनकी डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। मतलब अगर पी क्यू और आर तीनों की डायमेंशंस इक्वल हैं तो ये इक्वेशन लिखी जा सकती है, अदरवाइज ये इक्वेशन मोस्ट प्रोबेबल क्या होगी, गलत होगी। या फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन इक्वल होना जरूरी होता है।
अब अगली बात ये कहता है कि क्यू और आर दोनों की डायमेंशन है MLT, मतलब इस क्यू की डायमेंशन है MLT, आर की डायमेंशन भी कितनी है, यही MLT। तो पहला सवाल उसने ये पूछा, बताएं पी की डायमेंशंस क्या होंगी, तो ये रूल क्या कहता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के। अगर इस साइड की डायमेंशंस MLT हैं तो इस पी की डायमेंशंस भी क्या होंगी, MLT ही होंगी। पहला क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल क्लियर हो गया होमोजेनिटी प्रिंसिपल ने। उसके बाद वो कहता है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ पी इन SI। अब इस पी के यूनिट्स भी बताओ SI में, तो वो कोई मुश्किल नहीं है। M रिप्रेजेंट्स करता है मैस को, मतलब किलोग्राम, लेंथ मीटर, और T टाइम, इसका यूनिट सेकंड। तो इसके यूनिट्स बन जाएंगे किलोग्राम, मीटर, सेकंड। अगली बात वो कहता है इफ द डायमेंशन ऑफ Q वर डिफरेंट फ्रॉम R, अगर ऐसा होता कि Q की डायमेंशन R से डिफरेंट होती, कुड वी डिटरमन द डायमेंशन ऑफ P, इसका आंसर सिंपली क्या होता, नो होता। रीजन, अगर Q और R की डायमेंशंस डिफरेंट हो गई तो ये जो हमने बात लिखी थी, सिर्फ उन क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है, गलत हो जाता है। रूल ये था कि डायमेंशन सेम है Q और R की तभी ये ऐड हो सकते हैं। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो इफ डायमेंशंस ऑफ Q वर डिफरेंट फ्रॉम R, फ्रॉम दोज ऑफ R, then P equal Q plus R could not be determined। अगर डायमेंशंस डिफरेंट हैं तो ये डिटरमन ही ना हो सकता। क्लियर है ये, अब ये भी आपको एक्चुअली ये एप्लीकेशन पूछ लिया उसने डायमेंशनल एनालिसिस का। अगले सवाल पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है हमें, पांचवा, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ क्लॉक इफ इट हैज आवर्स हैंड, मिनट्स हैंड एंड सेकंड हैंड। अच्छा, जो हैंड होता है ना, ये घड़ी की सुई को बोलते हैं, घड़ी की सुई के लिए हैंड का वर्ड यूज होता है। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या थी, द मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट विच कैन बी टेकन यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। किसी इंस्ट्रूमेंट से की जाने वाली छोटी से छोटी मेजरमेंट क्या कहलाती है, लीस्ट काउंट कहलाती है। अब जरा इसको देखें, इस इंस्ट्रूमेंट को अगर मैं यूज करता हूँ, इस घड़ी को, क्लॉक को यूज करता हूँ, जिसमें घंटे वाली सुई भी है, मिनट वाली भी है, सेकंड वाली है, सबसे छोटी सुई कौन सी है, सेकंड वाली। तो इसका जो लीस्ट काउंट होना चाहिए वो होना चाहिए 1 सेकेंड। दूसरे में, उसमें एक सुई है घंटे वाली और दूसरी मिनट वाली है, सबसे छोटी सुई कौन सी है, मिनट वाली। तो इसका लीस्ट काउंट कितना होना चाहिए, इसका लीस्ट काउंट बेटा होना चाहिए 1 मिनट। और कंप्रीहेंसिव लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हो, 60 सेकेंड। तो वो घड़ी जिसमें छोटी से छोटी सी मिनट वाली है उसका लीस्ट काउंट 1 मिनट, और जिसमें छोटी से छोटी सी सेकंड वाली है उसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड। अच्छा, अगर उस घड़ी में सिर्फ आर हैंड ही होता, घंटे वाली सुई होती, तो फिर उसका लीस्ट काउंट कितना होता, 1 आवर हो जाता। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लोगे, लेकिन इसके साथ लीस्ट काउंट की डेफिनेशन लिखोगे, द मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट विच कैन बी टेकन यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, या जिसको किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए प्रिसाइजली मेजर किया जा सकता है, मैंने ये डेफिनेशन लेक्चर में पढ़ाई हुई है, तो उसको आप बोलोगे लीस्ट काउंट।
अगले क्वेश्चन पे आए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सिक्स वाला। हाउ कैन द डायमीटर ऑफ राउंड पेंसिल बी मेजर्ड यूजिंग मीटर रूल विद द सेम एक्यूरेसी एज दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, डिस्क्राइब करें। अच्छा, अगर तो मैं स्ट्रिक्टली बात करता हूँ, रूल की बात करता हूँ, तो बेटा सेम एक्यूरेसी 100% अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रिक्टली मैं बात कर रहा हूँ, 100% सेम एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है। रीजन उसकी क्या है, देखें, वर्नियर कैलिपर्स और मीटर रूल दोनों के लीस्ट काउंट्स के अंदर ही फर्क आ सकता है, और इनकी सेम एक्यूरेसी 100% हम अचीव कर नहीं पाएंगे। इस चीज का मतलब हम बात करेंगे अप्रोक्सीमेशन की, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है, हमने अप्रोक्सीमेटली वे यूज करते हुए देना है। कौन सी अप्रोक्सीमेशन? जब हम अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं तो फिर हम कैसे बात करेंगे? बेटा हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। मैं आपको कोई 3 तरीके बता देता हूँ जिनकी मदद से हम ये सेम एक्यूरेसी ऑलमोस्ट अचीव कर लेंगे। पहली टेक्निक को हम बोलते हैं बंडल मेथड। इसको हम बोलेंगे बंडल मेथड। एक दूसरी टेक्निक है, इसको बोलते हैं ब्लॉक्स मेथड। और एक तीसरी टेक्निक है, वो होता है मीन मेथड। लिख लें, एवरेज और मीन। मीन वैल्यू। बेटा ये 3 टेक्निक्स लगा के हम अप्रोक्सीमेटली मीटर रूल को ही यूज करते हुए वर्नियर वाली एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। बंडल मेथड क्या होता है बेटा? बंडल मेथड में आपने करना क्या है, आपने मल्टीपल पेंसिल्स को क्या करना है, एक बंडल की फॉर्मेट में ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 50 पेंसिल्स यूज करता हूँ, ठीक है। मैं 50 पेंसिल्स को इकट्ठा रखूंगा, बिल्कुल स्ट्रेट, और उस बंडल की क्या फाइंड करूंगा, थिकनेस फाइंड कर लूंगा। देन जब उस बंडल की थिकनेस आ जाएगी तो मुझे 1 पेंसिल की थिकनेस चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस थिकनेस को आप डिवाइड कर दोगे आपने जितनी भी पेंसिल्स यूज की, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल से। तो आपके पास एक पेंसिल के लिए जो डाया था वो आ जाएगा। एक टेक्निक है बंडल मेथड कि आप ज्यादा सारी पेंसिल्स को इकट्ठा एक बंडल दे दें, बंडल की फॉर्मेट में इकट्ठा करें, स्ट्रेट करें टॉप, उसको बिल्कुल प्लेन कर दें, उसके ऊपर मीटर और लग के पूरी थिकनेस 50 पेंसिल्स की मेजर करें, देन टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास मीन डायमीटर आ जाएगा। एक टेक्निक होती है ये। तो इसके लिए डायमीटर का फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहें तो वो ये लिख सकते हैं कि डायमीटर आएगा थिकनेस ओवर नंबर ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, थिकनेस को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, टी से कर लें, ओवर नंबर ऑफ पेंसिल। दूसरा होता है ब्लॉक मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आपने बेटा 2 ब्लॉक्स लेने हैं इस तरह से, ये ब्लॉक नंबर 1, और इनके दरमियान आपने एडजस्ट कर देना है उस पेंसिल को। ये यहाँ पे आपने क्या कर देनी है, वो पेंसिल जिसका आपने डाया फाइंड करना है, राउंड पेंसिल थी वो, इस तरह से वो रखी, और साथ में क्या प्लेस कर दिया, सॉरी डायग्राम बनाने में गलती हो गई, डायग्राम को जरा रिप्लेस करते हैं। इनके दरमियान मैंने क्या रखी है, वो राउंड पेंसिल, ये राउंड पेंसिल थी, वो इनके दरमियान रख दी, और यहाँ पे आप दूसरा ब्लॉक रख दो। दिस इज ब्लॉक नंबर 2। 2 ब्लॉक्स के दरमियान बिल्कुल स्ट्रेट। अब आपने क्या करना है, मीटर रूल को यहाँ पे प्लेस कर देना, ये मीटर रूल है, और आप क्या फाइंड कर लोगे, ये कंप्लीट लेंथ फाइंड कर लोगे, इसको बोलोगे लेंथ नंबर 1। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, अब आपने पेंसिल को दरमियान से रिमूव कर देना है, ब्लॉक नंबर 1 रखोगे,
और यहाँ पे आप दूसरा ब्लॉक रख दो, सेम वही वाले ब्लॉक्स। पहले क्या किया था, इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान पेंसिल को फिक्स कर दिया और लेंथ ले ली। और अब आपने यहाँ पे ये लेंथ दोबारा ले लेनी है, मीटर रूल की मदद से इसको बोलोगे लेंथ नंबर 2। आप लेंथ 1 में से लेंथ 2 को माइनस करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, डायमीटर पेंसिल का आ जाएगा। इस मेथड से भी अप्रोक्सीमेशन में आपको एक्यूरेसी जो मिलेगी वो वर्नियर वाली मिलेगी। तीसरा तरीका, मीन वैल्यू। आपने क्या करना है, पेंसिल का D1 फाइंड कर लेना है वर्नियर से, फिर थोड़ा सा उसको रोटेट करें, D2 फाइंड कर लें, फिर थोड़ा और रोटेट करें, D3 फाइंड कर लें, फिर रोटेट करें D4, फिर रोटेट करें D5। मतलब आपने मल्टीपल रीडिंग्स ले लेनी है। इस लाइन का मतलब ये है कि आप क्या करोगे, उसको पेंसिल को रोटेट करते हुए मल्टीपल रीडिंग्स ले लो। जब मल्टीपल रीडिंग्स आ जाएंगी तो आपने क्या करना है, उन रीडिंग्स का मीन ले लेना है। मीन कैसे होगा, D1 प्लस D2 प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय n कर दोगे, तो आप मीन वैल्यू से भी अप्रोक्सीमेटली वो वाली एक्यूरेसी अचीव कर लोगे जो कि आपको वर्नियर कैलिपर्स देगा। तो ये तीन मेथड्स हो सकते हैं, बंडल मेथड, ब्लॉक्स मेथड, या मीन वैल्यू मेथड, जिसकी मदद से आप क्या कर सकती हो, इक्वल टू एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर कैलिपर अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्टली कहूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। अप्रोक्सीमेटली सेइंग, हम ये वर्ड बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप ये वर्ड लिखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली। अगले सवाल पे आते हैं। 7 पे वो ये कहता है, हाउ वुड बी द रीडिंग डिफर इफ द स्क्रू गेज इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वर्नियर कैलिपर्स टू मेजर द थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट। वो कहता है कि अगर हम एक ग्लास प्लेट की थिकनेस फाइंड करना चाहते हैं और वर्नियर की बजाय हम स्क्रू को यूज करेंगे तो रीडिंग में फर्क क्या आएगा। सिंपली रीडिंग में फर्क ये आएगा कि आप मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तो प्रिसीजन क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, प्रिसीजन विल इंक्रीज। प्रिसीजन इंक्रीज करने का मतलब ये है कि आप मोर डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देने जा रहे हो। तो वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 मिलीमीटर, और लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बेटा ये होता है 0.01 मिलीमीटर। ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देगा, और ये आपको मिलीमीटर में 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर देगा। जब डेसिमल प्लेसेस बढ़ जाती हैं तो प्रिसीजन बढ़ जाती है। इस चीज का मतलब स्क्रू गेज विल गिव मोर प्रिसाइज मेजरमेंट। दोनों का लीस्ट काउंट बता के आपने एक छोटी सी लाइन लिख देनी है कि जो स्क्रू गेज होगा आपको वो ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट दे देगा। है ना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप डायरेक्ट करें, ये अपने कल ही डिस्कस किया। 8 और 9 कल के लेक्चर में हो चुके हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है। बेटा किसी ने सीखना है 8 9 तो मुझे बता दे, मैं करवा देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। यस सर। करवा दें। यस सर, कल वाला टॉपिक थोड़ा सा रिपीट कर दें। चल कर लेते हैं, आज मेरा इम्तिहान है। जी इसको यहाँ पे ही हम रीडिंग्स लेते हैं फिर। अच्छा क्या कहता है, करेक्ट रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर शोन इन द फिगर, देयर इज एन एरर ऑफ प्लस पॉजिटिव जीरो एरर है। तो यहाँ पे बेटा हमने जो रीडिंग्स लेनी है ना, अब मेन स्केल रीडिंग लेनी है, और मैं इसको साइड पे करूंगा यहाँ पे आज। जी सबसे पहले बेटा हमने देखनी है मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग आपको ये मेन स्केल देगा, ये मेन स्केल पढ़ा हुआ, ठीक है। कैसे बोला, आपने इस जीरो से पहले पहले रीडिंग देखनी है। ये वर्नियर का जीरो है,
इससे पहले पहले वाली मेजरमेंट्स हमने क्या करनी है, यहाँ पे देखनी है। कैसे देखेंगे बोला, यहाँ तक तो हो गया 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2.5 एंड ये 2.6। सातवीं लाइन काउंट हो जाती अगर ये वर्नियर के जीरो के साथ क्या होती, कॉन्साइड होती। तो मेन स्केल रीडिंग तो मेरे पास आ गई 2.6 सेंटीमीटर। उसके बाद कॉन्साइडिंग डिवीजन एन देखनी है। ये वर्नियर पे 10 लाइनें लगी हुई हैं, इनमें से कौन सी लाइन ऊपर किसी लाइन से मिल रही है। जीरो वाली लाइन नहीं मैच कर रही, वन वाली भी कॉन्साइड नहीं कर रही, 2B, 3B, 4, 6, 7, 8, 9। एन की वैल्यू क्या है, ये 9 वाली लाइन है, क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है। उसके बाद होता है फ्रैक्शन टू बी एडेड, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ वर्नियर स्केल रीडिंग। इसका तरीका होता है एन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। 9 वर्नियर कैलिबर का लीस्ट काउंट हमें पता है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, प्रेफरेबल है सेंटीमीटर में, तो 0.01। ये आंसर आएगा 0.09 सेंटीमीटर। फाइनल रीडिंग कैसे लिखेंगे, मेजर्ड वैल्यू वो आएगी मेन स्केल वाली रीडिंग जमा वर्नियर स्केल वाली रीडिंग। मेन स्केल की थी 2.6, वर्नियर की थी 0.09। तो ये आंसर आ गया 2.69 सेंटीमीटर। बट इंफॉर्मेशन ये थी कि जीरो एरर था। इंफॉर्मेशन हमें यही बता रही थी कि यहाँ पे जीरो एरर है। तो जीरो एरर कितना है देखें जरा, उसने कहा था +0.02। ये जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर। तो जीरो एरर लिखते हैं आप, जीरो एरर इज +0.02 सेंटीमीटर। तो जीरो करेक्शन क्या आएगी, जो वैल्यू आई मेजर्ड वैल्यू, जीरो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर, तो माइनस कर दें इसमें से जीरो एरर को। तो फाइनल रीडिंग मेरे पास जो आएगी वो आएगी 2.69 माइनस 0.02। तो ये आंसर आ जाएगा 2.67 सेंटीमीटर। ये फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा इस केस में। ठीक है सर आपने जीरो एरर कहाँ से लिया? बेटा, जीरो एरर उसने खुद बताया। ये देखिए उसने स्टेटमेंट में लिख दिया था, इफ देयर इज एन एरर ऑफ +0.02। तो प्लस का मतलब है पॉजिटिव जीरो एरर है, तो करेक्शन के लिए उसको सेट करना पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब ये होता है कि एक्चुअल से बड़ा आंसर आने वाला। जी बेटा, नेक्स्ट कंटिन्यू रखें क्योंकि अब मीटिंग एंड करके मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगी। मैं चाह रहा हूं कि मैं इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट आज खत्म करवा दूं। क्या कहते हैं, अगर लेट नहीं हो रहा मुझे मसला नहीं है करवाने में। यस सर, फिनिश कर लेते हैं। फिनिश कर लें क्योंकि हमारा ऑलरेडी आगे भी हो सकता है 1-2 दिन का गैप है, क्योंकि मंडे की क्लास नहीं हो पाएगी हमारी। यहाँ पे मरकजी जुलूस होता है, तो उस वजह से